अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ में एक साहब हैं, पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे जनाब आप? मैं पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को इस बात से आगाह करना चाहता हूँ कि वो अपने अंदर एक एहसास पैदा करे कि पिछले 70-75 साल में जब से पाकिस्तान वजूद में आया है तब से अब तक जितनी भी खराबियां हुई है पाकिस्तान में, जी चाहे वो इक्तिसादी मामलात में हो, चाहे वो सियासी मामलात में हो, चाहे वो समाजी मामलात में, जी उसके लिए जिम्मेदार फकत और फकत पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट है। एस्टेब्लिशमेंट की मुराद कुछ फौजी ऑफिसरान होते हैं, कुछ जज साहिबान सुपीरियर जुडिशरी के होते हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, और ये अपने साथ कुछ पॉलिटिशियंस को मिला के ये सारे फैसले जो करते हैं जिससे असर अंदाज होता है पाकिस्तान का समाज। अब यही फर्क है, सिर्फ जो भी खराबियां हुई है उसमें सिर्फ दो फर्क है कि किसी जगह पर ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं और किसी जगह पर ये इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे अगर देखा जाए पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी हुई आज तक, वो हुई कि इसके दो टुकड़े हो गए 1971 में। अगर आप उस वक्त देखेंगे, उस वक्त में हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट की ही थी, हुक्मरान जनरल यही खान था और उसी के दौर में वो हुआ। एक तो वो शर्मनाक बात है। दूसरी बात यह है कि अगर देखा जाए कि वो हुआ क्यों बंगालीज में एक सेंस ऑफ डिप्रिवेशन आ गया, क्यों बंगालीज में एक सेंस ऑफ एलिनेशन आ गया। वो जो उससे पहले फौजी हुकूमत थी जनरल अयूब खान की, उससे पहले 11 साल, उसके बाद यहया खान की 2-3 साल, 13-14 साल में जो हुकूमत की पॉलिसीज थी, उन पॉलिसी से बंगालियों में एहसास हो गया था कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, जिसके नतीजे में एक तहरीक वहां पर शुरू हुई और जिस वक्त दो टुकड़े हुए उस वक्त यहया खान थे। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि जिस वक्त पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए उस वक्त पाकिस्तान का फौजी सरबराह जो था जनरल यहया खान, वो शराब के नशे में धुत था उस वक्त। वो शायद खातून वहां पर हुआ करती थी जिसका नाम था जनरल रानी, उसकी आगोश में बैठ के वो शराब पी रहा था। जिस तरह कहते हैं ना, रोम जब जल रहा था तो नीरू बांसुरी बजाता था। लेकिन उसने यूरोप के लोगों ने, रोम के लोगों ने, इटली के लोगों ने एक ऐसा सबक हासिल किया कि वो आज तक उसकी मिसाल देते और फिर दोबारा उन्होंने अपने मुल्क में, अपने इलाके में, यूरोप में वैसा कुछ दोबारा होने नहीं दिया। लेकिन पाकिस्तान में कुछ ही साल के बाद ये सब कुछ भूल के दोबारा इसी किस्म की हरकतें करने लगी। अब दूसरी चीजें देख लीजिए, जो रूस के खिलाफ जंग शुरू की अफगानिस्तान में, वो भी एक फौजी जनरल ने शुरू की। नहीं तो उसके साथ हमारी कोई डायरेक्ट जंग नहीं थी, पाकिस्तान की कोई डायरेक्ट जंग तो उनके साथ थी नहीं, वो तो अफगानिस्तान में आए थे। पाकिस्तान ने उसमें डायरेक्ट शमूलियत शामिल कर। जो तीसरी जंग हुई अफगानिस्तान में अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका के साथ मिलकर तालिबान के खिलाफ, वो भी एक फौजी जनरल ने शुरू। उसमें कोई सिविलियन गवर्नमेंट का अमल दखल नहीं था, वो तो जनरल मुशर्रफ ने शुरू कर दी। इसके अलावा सबसे बड़ा नुकसान जिसको कहते हैं पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट। पाकिस्तान क्यों फेल्ड स्टेट है? पाकिस्तान इसलिए फेल्ड स्टेट है क्योंकि अगर आप देखें कि जिस वक्त पाकिस्तान वजूद में आया 1947 में, उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी या 2-3 साल पहले ही खत्म हो चुकी थी। सारा यूरोप एक मलबा बन चुका था। जर्मनी की मिसाल ले लीजिए, जर्मनी में तो कुछ रहता ही नहीं था। लेकिन आज जर्मनी देख लीजिए 70 साल में कहां पहुंची, क्योंकि वहां पर कोई एस्टेब्लिशमेंट और कोई इस किस्म के हालात नहीं होते। उन्होंने तरक्की की, और तरक्की किस तरह उन्होंने, थ्रू द फील्ड ऑफ एजुकेशन। सिंगापुर की तरक्की देख लीजिए, या हांगकांग की तरक्की देख लीजिए, चीन की तरक्की, बाकी जगहों की तरक्की देखिए, या यूरोपियन कंट्रीज की, वो भी तो मलबे में से ही निकले थे, उस वक्त सेकंड वर्ल्ड वॉर के रबल में से निकले थे। सब जगह मिडिल ईस्ट की तरह या की तरह वो तेल की ये नहीं थी कि वहां पर जो तरक्की हुई मिडिल ईस्ट में वो तेल की वजह से हुई। लेकिन बाकी मुल्कों में तरक्की हुई एजुकेशन से, कि लोग एजुकेट हो गए। लेकिन पाकिस्तान में 70 साल के बावजूद भी इसको एक अनपढ़ लोगों का ही मुल्क कहा जाता है, क्योंकि एजुकेशन की तरफ कोई तवज्जो दी ही नहीं गई। आज भी वहां पर 100% लिटरेसी नहीं है। आप देखिए ताजिकिस्तान एक गरीब मुल्क है, लेकिन वहां पर 100% लिटरेसी है। पाकिस्तान में जब लिटरेसी नहीं है तो पाकिस्तान में साइंटिस्ट नहीं है, पाकिस्तान में इंजीनियर्स उस तादाद में नहीं है, उस काबिलियत के नहीं है, जिसकी वजह से वो कोई चीज खुद से बना ही नहीं सकते हैं। सब कुछ इंपोर्ट करना पड़ता है। और हमारा ये पाकिस्तान का ये करंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, ये तो न खत्म होने वाली दास्तान। 70 साल के बाद भी वहां पर
اس میں ڈائریکٹلی اب آپ کہیں گے کہ ایجوکیشن میں اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول تھا. وہ تو جب روس کے خلاف جنگ شروع ہوئی نا, وہ تو اس وقت چلیے جی مان لیجیے آپ نے سپورٹ کر دیا, لیکن آپ نے پاکستان کے فارمل ایجوکیشن سسٹم کو ختم کر کے اس کو ایک جہادی فیکٹری بنا دیا, جبکہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ فارمل ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ آپ دینی تعلیم بھی دیتے, لیکن آپ نے فارمل ایجوکیشن ختم کر کے مدرسوں کی ایک کھیل شروع کر دی. یہ بھی جو فوجی کے دور میں ہی ہوئی. اس کے علاوہ کرپٹ لوگوں کو اس وقت مان لیجیے عمران خان کو انہوں نے نکال دیا, کوئی بات نہیں, مجھے اس بات کا اطلاع نہیں ہے, چلو انہوں نے مناسب سمجھا نکال دیا, لیکن یہ دیکھ لیجیے اس کے بدلے رکھا کن کو انہوں نے دنیا کے سارے چور ڈاکو منی لانڈرز ان کو جمع کر کے کیبنٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر کوئی کسی نہ کسی اسکینڈل میں انوالو ہے. چور نہیں ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ چور نہیں ہے, وہ اس وجہ سے کہ اس کے خلاف کوئی کیس نہیں بننے دیا جاتا ہے. جب عمران خان نے ریولوشن لایا پاکستان میں, اس ریولوشن کو فیل کس نے کیا؟ اس کو کسی اسٹیبلشمنٹ نے فیل کیا. جی لاسٹ منٹ ہے آپ کے پاس, کافی لمبا ہو گیا پروگرام آپ کا سر. میں 1 منٹ آپ سے چاہوں گا جی. جب عمران خان کا جو انقلاب تھا, جو اس کا ریولوشن آیا تھا اس وقت نیا پاکستان, وہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے فیل کیا, کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے شہباز شریف کو, عمران خان کو مجبور کر دیا کہ شہباز شریف کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنا دے, اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کے طور پر وہ اپنے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگز میں نیب کے آفیسرز کو بلا کے ان کی ریگنگ کرتا تھا, جسے ایک مذاق سا بن گیا. اس کے بعد نواز شریف کو بھی لندن بھیجا انہوں نے, تو لوگوں نے دیکھا کچھ سیریس بات نہیں ہے. میں یہ پروو کر سکتا ہوں کہ ابھی آپ کہتے ہیں ٹائم کم ہے, نہیں تو میں آپ کو 30 مثالیں اور دوں گا جس میں یہ پروو کروں گا کہ جتنی آپ کے ساتھ پھر بھی پروگرام کریں گے, کیونکہ کافی لمبا ہو گیا پروگرام. ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ آپ نے بتایا, بہت شکریہ سر. آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں؟ ہاں, ریگولرلی. بہت شکریہ سر, اپنا خیال رکھیں, بہت تھینکس. ناظرین, اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے, بڑی اچھی باتیں کی انہوں نے کہ جنرل یحییٰ شباب, اسے کیا دلچسپی تھی پاکستانی قوم سے, اور پھر بھی ہم کہتے ہیں جناب کہ پاکستان جو ہے وہ ٹھیک راستے پر چل رہا ہے. اور کون لوگ کہتے ہیں؟ وہی کہتے ہیں جو اسی نسل کے آگے چل رہے ہیں. سبسکرائب کریں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ.